अपनी ढपली अपना राग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जातीय भेदभाव पूरी तरह खत्म होने तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि देश का पिछड़ा तबका वर्षों तक जातीय भेदभाव और उपेक्षा का सामना किया है। ऐसे में सवर्ण समाज को 2 सालों तक आरक्षण सहन करने में क्या कठिनाई है। जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह, परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। आरएलडी ने इसे लेकर मोहन भागवत पर निशाना साधा है और सरकार से फौरन जातीय जनगणना कराने की मांग भी की है। तो आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं और आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी को घेरा गया है। मोहन भागवत जी जब ये कहते हैं तो मुझे पहला तो आज ख्याल आया कि सुबह लेट से उठा कि सूर्य किधर उगा था, पूरब में या पश्चिम में, क्योंकि गोलवलकर की परंपरा के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट के रचयिता हैं। उनकी जुबान से जब सुना तो पहली खुशी हुई कि संविधान के दायरे में सोचना तो प्रारंभ किया। तो सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, इसके दायरे में सोचिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, जातिगत जनगणना के लिए सरकार को कहिए फौरी हामी भरे और उत्पीड़न की सारी छवियां, भेदभाव की सारी छवियां खत्म की जाए। देश के नाम से इंडिया हटाकर भारत के जाने की केंद्र सरकार की अटकलों पर मोहन भागवत का कहना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भारत का स्वरूप अखंड है और जो भारत से अलग हुए हैं उन्हें अब पछतावा हो रहा है। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारका में जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुई हैं और इस मौके पर उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सनातन धर्म के विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को चुनौती दी है। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। फतेहपुर जिले के दौरे पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साध्वी ने कहा है कि अगर उदयनिधि किसी और मजहब के लिए बोल देते हैं तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता, लेकिन आज विपक्ष एक उनके साथ खड़ा है। इंडिया से एनडीए के घबराने के कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी से घबराते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कल तक दूसरे के दुश्मन रहे विपक्षी नेता अब अपने स्वार्थ की खातिर एकजुट हुए हैं। किसी और मजहब के धर्म के लिए बोल देते तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है। आज विपक्ष उसके सहमति में खड़ा हुआ है। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। ये हिंदुओं नहीं है, ये धर्म वो नहीं है कि कपूर है उड़ जाएगा। हम किसी से घबराते नहीं है। घबरा करके वो कहते हैं ना, बाढ़ आती है ना, उस बाढ़ में पेड़ में सभी बैठते हैं, एक दूसरे को खाते थे, एक दूसरे को गुटक निगलने के तैयार थे, वो आज सामने सामने बैठे हुए हैं। ये जितना विपक्ष इकट्ठे हुआ है ये पूरा का पूरा वही है। किसी का भतीजा फंसा हुआ है, किसी का बेटा फंसा हुआ है, किसी की बेटी फंसी हुई है, सब वो इकट्ठे हुए हैं।
तो संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है ताकि चुनाव में फायदा मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई गहरी होने से देश कमजोर होगा। बीजेपी को चुनावी फायदा के लिए ही देश को कमजोर करने से बचना चाहिए। जो सन 24 की तैयारी के लिए ये इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हो। हम मुसलमान हैं, हम आपस में जो हमारा मजहब है जो है, हम तो उसमें हमें किसी मुसलमान को मजहबी मामले में कोई दखल देने का हक हासिल नहीं है। मैं उनसे यही कहूँगा कि इस किस्म का साथ यहाँ पर न छेड़े। इस किस्म के मुल्क के अंदर हालात, इसे हिंदू मुस्लिम की बजाय अब मजहबों में अगर ये लड़ाई कराई जाएगी तो इससे मुल्क बहुत कमजोर हो जाएगा। जिसका आदि है ना उसका अंत भी है। जो साक्षात है उस सनातन के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। लेकिन अब वक्त आ चुका है जब विपक्षी गठबंधन के साथी को सनातन धर्म पर टिप्पणी का जवाब मिलने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में अपने मंत्रियों को छूट दी है। जिसका आदि है ना अंत, जो शाश्वत है, जो समय से परे है, उस सनातन के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। उस धर्म के खिलाफ सियासत हो रही है, उसे खत्म करने की साजिश हो रही है और तुलना डेंगू मलेरिया से की जा रही है। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी ने पहली बार बड़ी बात कही है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि इस मामले पर हमें सही से जवाब देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से कहा, सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष फंस गया है और विपक्ष की बेचैनी भी अब साफ दिखने लगी है। सनातन धर्म से जुड़े बयान का उचित जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष उस तरह के बुखार से पीड़ित है जिसमें आदमी बड़बड़ाता रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वक्त सनातन के अपमान पर जवाब देने का आ गया है। सनातन धर्म पे चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को कहा कि विपक्ष सनातन धर्म का अपमान करके फंस गई है। ऐसे में विपक्ष का माकूल जवाब देना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी बयानबाजी पर चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने खुद इस बयान को गंभीरता से लिया, तो दूसरी तरफ अब कानूनी कार्रवाई की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। रामपुर में उदयनिधि स्टालिन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उदयनिधि स्टालिन के साथ प्रियंका खरगे पर भी दर्ज हुआ केस। कानपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत की गई है। सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर एक्शन की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के लोगों को भड़काया जा रहा है। यानी जिस सियासी बयानबाजी से उदयनिधि स्टालिन लाइमलाइट में आए, उसी टिप्पणी पर कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ तक कि बीजेपी के साथ ही विपक्ष नेता भी स्टालिन को नसीहत दे रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का जो बयान देने वाले लोग हैं, उनकी न कोई धरती है न कोई उनका आकाश है, लेकिन वो इस प्रकार के बयान दे करके देश में चर्चा का विषय बनना चाहते हैं। अगर कोई भगवान सूर्यदेव को समाप्त कर सकता है, वही सनातन को समाप्त करने की बात कर सकता है। जो नहीं समाप्त कर सकता है तो सनातन को समाप्त करने की बात करके मतलब वह गलत कर रहे हैं। कोई बात और कुछ कहना है और कहे कुछ और रहे हो, जब पूरे एक संस्कृति पर हमला करोगे, पूरे हिंदुस्तान के प्राण तत्व पर हमला करोगे,
तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है। हम समझते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्मों को सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है। तो हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन विपक्ष के साथ ही उदयनिधि स्टालिन को जवाब देने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं, सनातन धर्म के अपमान का करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके नेता ए राजा ने भी सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना कुछ रोग और एड्स से की है। उन्होंने कहा है, उदयनिधि ने तो कुछ नहीं कहा, सनातन की तुलना तो कुछ कुष्ठ रोग और एड्स से करनी चाहिए। इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी ने आसियान इंडिया समिट को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आसियान समिट गौरव का पल है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। प्रगति के लिए नए संकल्प के लिए जाएंगे। और इससे पहले जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। पीएम मोदी यहां पर प्रवासी भारतीयों से भी मिले। जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने डिली तिमोर लेस्ते में एक भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। इस फैसले का तिमोर लेस्ते और आसियान सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरोहा के चित्रकार जुहैब खान ने G20 को लेकर कोयले से 10 फीट की तस्वीर बनाई है। इसमें पीएम मोदी विदेश से आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जुहैब खान ने G20 को लेकर कई तस्वीर भी बनाई है। दिल्ली में G20 समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसके लिए कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। और आज शाम 5 बजे से 10 सितंबर तक रात 12 बजे तक नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी माल ढोने वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। बाकी गाड़ियां समान रूप से आ जा सकेंगी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर 9 और 10 तारीख को दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, लेकिन उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। और इस समय हम नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं और आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर
ट्रैफिक के लिहाज से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। एक लाइन खींची गई है जिसको स्टॉप लाइन बोला जा रहा है। इस स्टॉप लाइन के जरिए यहीं पर वाहन रुक जाएंगे ताकि किसी भी तरीके की वाहन को लेकर समस्या ना हो या कोई जाम या कोई भीड़ ना लगे। लिहाजा ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और आज शाम 5 बजे से जो भारी वाहन है उनकी आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी जाएगी। मालवाहक वाहन है वो अब नहीं जा पाएंगे दिल्ली, उनकी नो एंट्री है। और आप देखेंगे यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहाँ सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जाए। शाम के वक्त यहाँ पर चेकिंग की जाती है। और आपको बता दें ये चिल्ला बॉर्डर है, यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के अफसर फिर चाहे नोएडा की बात हो या दिल्ली की बात हो, दोनों तरफ तैनात है, यहाँ पर चेकिंग की जाती है। तो अपने नन्हे नटखट के कई रूप तो आपने बहुत दिखाए, अब अपने नन्हे नटखट को लोगों को दिखाइए कान्हा रूप में और हिस्सा लीजिए नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट में। व्हाट्सएप कीजिए नन्हे कान्हा की तस्वीर और मौका पाइए शानदार इनाम जीतने का। साथ ही अपने कान्हा को न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखने का।